नमस्कार। आज हमारे सामने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और इन्हें पढ़कर ऐसा लग रहा है कि सरकार रिटायरमेंट की पूरी सोच को ही बदल रही है। हम सिर्फ नियमों में छोटे-मोटे फेरबदल की बात नहीं कर रही, बल्कि कुछ बहुत बड़े और अहम बदलावों की बात कर रहे हैं। हमने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ नियम नहीं बदल रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि आज के भारतीय की जरूरतें बदल रही हैं। लोग ज्यादा लंबा जी रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव हैं और उन्हें अपने पैसों पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए। हाँ, ये सारे बदलाव उसी दिशा में एक कोशिश है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इन जटिल से दिखने वाले नियमों को खोला जाए और आसान भाषा में समझा जाए। चलिए सबसे पहले उस बदलाव से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। उम्र सीमा वाला? जी, निवेश करने की उम्र सीमा का बढ़ना। हमारे दस्तावेजों के हिसाब से अब लोग 75 साल नहीं बल्कि 85 साल की उम्र तक एनपीएस में पैसा लगा सकते हैं। ये तो पूरे 10 साल ज्यादा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, मतलब एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। पहले रिटायरमेंट का मतलब होता था काम खत्म, अब आराम करो। सही बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज 60-65 की उम्र में भी लोग पूरी तरह एक्टिव हैं, तो ये नियम उन्हीं लोगों के लिए है। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, मतलब उस पर कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए 10 साल और मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, 75 या 80 साल की उम्र में बाजार से जुड़े निवेश में पैसा रखना क्या थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? इस उम्र में तो लोग ज्यादातर सुरक्षित निवेश ढूंढते हैं जहाँ उतार चढ़ाव ना हो। बहुत अच्छा सवाल है और ये चिंता जायज भी है। लेकिन एनपीएस इसका ध्यान रखता है। आपके पास एक्टिव और ऑटो चॉइस होती है। ज्यादातर लोग ऑटो चॉइस में होते हैं, जिसमें रिस्क अपने आप कम होता जाता है। बिल्कुल, जहां उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका पैसा अपने आप इक्विटी से निकलकर सुरक्षित विकल्पों जैसे सरकारी बॉन्ड्स में चला जाता है। तो 80 साल की उम्र में आपका ज्यादातर पैसा पहले से ही सुरक्षित जगह पर होगा। अच्छा, ये नियम बस आपको उस पैसे को एनपीएस में ही रखकर थोड़ा और रिटर्न कमाने का विकल्प देता है। ओके, तो ये सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ज्यादा रिटर्न का मौका देने की कोशिश है, ये समझ आया। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां लोगों को सबसे ज्यादा उलझन होती है, पैसा निकालने के नियम और खासकर ये एन्युइटी वाली शर्त। पहले तो ये बताइए कि ये एन्युइटी आखिर है क्या? बिल्कुल, एन्युइटी को सबसे आसान भाषा में समझिए रिटायरमेंट के बाद की सैलरी। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको अपनी एनपीएस में जमा रकम का एक हिस्सा किसी बीमा कंपनी को देना होता है। और वो कंपनी आपको वादा करती है कि वो आपको जिंदगी भर हर महीने एक तय रकम देगी, जैसे पेंशन मिलती है। ठीक है। यही एन्युइटी है। ये आपको एक गारंटीड इनकम देती है ताकि बुढ़ापे में पैसों की तंगी ना हो। ठीक है, तो ये एक तरह की सुरक्षा है। लेकिन मुझे याद है कि पहले गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी जमा रकम का कम से कम 40% हिस्सा एन्युइटी में डालना जरूरी था। क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है? हाँ, और ये एक बहुत राहत देने वाला बदलाव है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए इस 40% की अनिवार्य शर्त को घटाकर अब 20% कर दिया गया है। अच्छा, 40 से सीधा 20? जी हाँ, इसका मतलब है कि अब वो अपनी कुल जमा रकम का 80% तक एक मुश्त निकाल सकते हैं। इससे उन्हें रिटायरमेंट के वक्त हाथ में एक बड़ी रकम मिलती है। सोचिए किसी को बेटी की शादी करनी हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो उनके पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा। बिल्कुल। और एक और बात जो मैंने इन दस्तावेजों में पढ़ी वो छोटे निवेशकों से जुड़ी है। अगर किसी के खाते में कुल 8 लाख रुपए या उससे कम है तो वो पूरी रकम एक साथ निकाल सकते हैं। उन्हें एन्युइटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ी सहूलियत है, बहुत बड़ी। क्योंकि सोचिए अगर किसी के खाते में सिर्फ 5 लाख रुपए हैं और वो उसका 40% एन्युइटी में डालता है तो उसे महीने की पेंशन के तौर पर बहुत ही मामूली रकम मिलेगी। सही बात है। इससे बेहतर है कि वो पूरी रकम एक साथ निकालकर अपनी किसी बड़ी जरूरत को पूरा कर ले। ये नियम सरकारी और गैर सरकारी दोनों पर लागू होता है। ओके। यहाँ बस एक छोटा सा फर्क है। सरकारी कर्मचारियों को फिर भी ये विकल्प दिया गया है कि अगर वो चाहें तो 40% से एन्युइटी खरीद सकते हैं। और गैर सरकारी? उनके लिए अगर वो कुछ हिस्सा एन्युइटी में डालना चुनते हैं तो कम से कम 20% डालना ही होगा। इन दस्तावेजों में एक बिल्कुल नए शब्द का जिक्र बार बार हो रहा है, SUR यानी सर। इसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है, ये क्या चीज है? ये एनपीएस में आया सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं मॉडर्न बदलाव है। अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP के बारे में सुना है, हाँ, SWP का एक विकल्प देता है। एक विकल्प? हाँ, इसमें आप बीमा कंपनी को पैसा नहीं देते,
बल्कि आपका पैसा एनपीएस में ही निवेशित रहता है और आप उसमें से हर महीने, तिमाही या छमाही में एक तय रकम निकालते रहते हैं। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पैसा मेरे खाते में ही रहेगा हाँ। और बाजार में बढ़ता भी रहेगा और साथ ही मुझे हर महीने खर्च के लिए पैसे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये तो एन्युटी से काफी अलग है। बहुत अलग। एन्युटी में आपको एक तय रकम मिलती है, लेकिन आपका मूलधन बीमा कंपनी के पास चला जाता है। जी। एसयूआर में आपका पैसा बाजार में लगा रहता है, तो उस पर रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहती है। अच्छा। हो सकता है कि आप जो पैसा निकाल रहे हैं उससे ज्यादा आपका बचा हुआ पैसा कमा ले, लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? ये निकासी कम से कम 6 साल तक चलनी चाहिए। ठीक है, समझ गई। तो इस नई स्लैब यानी 8 लाख से 12 लाख रुपए वाले लोगों के लिए अब कई रास्ते खुल गए हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई है अंजलि जी, वो रिटायर हो रही हैं और उनके एनपीएस खाते में 10 लाख रुपए हैं। अब उनके पास क्या क्या विकल्प हैं? बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो अंजलि जी के पास अब 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है लमसम प्लस एसयूआर। मान लीजिए उन्हें रिटायरमेंट पर कुछ पैसों की जरूरत है घर की मरम्मत के लिए, तो वो 6 लाख रुपए तक एक मुश्त निकाल सकती हैं। ओके। उन्होंने 5.5 लाख रुपए निकाल लिए, अब बचे 5 लाख। इस बची हुई रकम को वो एसयूआर में डाल सकते हैं, जिससे उन्हें अगले 6 या ज्यादा सालों तक हर महीने एक तय रकम मिलती रहेगी। ठीक है, ये पहला विकल्प हुआ। इसमें तुरंत पैसा भी मिला और बाद में रेगुलर इनकम भी। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा रास्ता है लमसम प्लस एन्युटी। इसमें भी वो 6 लाख तक, मान लीजिए 7.5 लाख रुपए एक मुश्त निकाल सकती हैं। और बचे हुए पैसों का? और बची हुई रकम से वो एक एन्युटी खरीद लेंगी। इससे उन्हें जिंदगी भर के लिए एक गारंटीड पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते। सही पकड़ा आपने, जो एक पक्की इनकम की सुरक्षा चाहते हैं। और तीसरा विकल्प? वो शायद थोड़ा अलग है। हाँ, तीसरा विकल्प है अधिकतम एक मुश्त निकासी का। अगर अंजलि जी सरकारी कर्मचारी होती तो वो 10 लाख का 60% यानी 6 लाख रुपए टैक्स फ्री निकाल सकती थी और बचे हुए 4 लाख की एन्युटी लेनी पड़ती। लेकिन वो गैर सरकारी हैं। हाँ, तो क्योंकि वो गैर सरकारी कर्मचारी हैं, वो 80% यानी 8 लाख रुपए तक एक मुश्त निकाल सकती हैं और बचे हुए 2 लाख की एन्युटी खरीद सकती हैं। मतलब उनके पास अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने की पूरी आजादी है। बिल्कुल, अपनी जोखिम लेने की क्षमता और भविष्य की योजनाओं के हिसाब से। ये तो रिटायरमेंट की बात हुई, लेकिन जिंदगी में पैसों की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। मान लीजिए किसी को रिटायरमेंट से 10-15 साल पहले ही किसी इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि बीच में पैसे निकालने यानी पार्शियल विड्रॉल के नियमों में भी कुछ ढील दी गई है। हाँ, यहाँ भी नियमों को थोड़ा और लचीला बनाया गया है। पहले आप अपने पूरे कार्यकाल में 3 बार ही पैसा निकाल सकते थे, अब इसे बढ़ाकर 4 बार कर दिया गया है। अच्छा। हालांकि 2 निकासी के बीच कम से कम 4 साल का फासला होना जरूरी है। ये क्यों? ऐसा इसलिए ताकि लोग इसे सेविंग्स अकाउंट की तरह इस्तेमाल ना करने लगें और रिटायरमेंट का जो मूल मकसद है वो बना रहे। और निकाली जाने वाली रकम की भी कोई सीमा है? मतलब क्या कोई अपने खाते का आधा पैसा निकाल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आप हर बार सिर्फ अपने खुद के योगदान का 25% ही निकाल सकते हैं। खुद के योगदान का? इसका क्या मतलब है? इसी ऐसे समझिए कि आपकी एनपीएस की गुल्लक में 2 हिस्सों से पैसा आता है। एक जो आप अपनी सैलरी से डालते हैं, ये आपका खुद का योगदान है। और दूसरा? और दूसरा वो जो आपकी कंपनी या नियोक्ता आपके लिए डालता है। नियम कहता है कि इमरजेंसी में आप सिर्फ अपने द्वारा डाले गए पैसे का ही 25% तक निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जो पैसा कंपनी ने डाला है वो लॉक रहता है? जी, वो रिटायरमेंट के लिए लॉक रहता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है ताकि आपका मुख्य रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहे। चलिए, अब कुछ ऐसी परिस्थितियों की बात करते हैं जो थोड़ी अलग हैं, लेकिन किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। जैसे अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश में बस जाता है, तो उसके एनपीएस खाते का क्या होगा? पहले इस मामले में काफी अस्पष्टता थी, लेकिन अब नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर कोई भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो उसे ओसीआई नहीं माना जाएगा और उसे अपना एनपीएस खाता बंद करना होगा। और पैसे? वो अपनी पूरी जमा रकम एक मुश्त निकाल सकता है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल नियम है। ये वाकई एक जरूरी स्पष्टीकरण है। और एक और बहुत ही संवेदनशील स्थिति है, अगर कोई सब्सक्राइबर लापता हो जाए या उसे मृत मान लिया जाए। ऐसी दुखद घड़ी में परिवार वालों को पैसे के लिए बहुत भटकना पड़ता होगा।
इस स्थिति के लिए भी अब एक मानवीय और व्यवस्थित प्रक्रिया बना दी गई है। अगर कोई सब्सक्राइबर लापता हो जाता है तो उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को तत्काल राहत के तौर पर खाते में जमा कुल रकम का 20% एक मुश्त दे दिया जाएगा। तुरंत? हाँ, तुरंत, ताकि परिवार को कुछ आर्थिक सहारा मिल जाए। और बाकी 80% रकम का क्या होता है? बाकी 80% रकम खाते में ही निवेशित रहती है जब तक कि उस व्यक्ति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कानूनी तौर पर मृत घोषित नहीं कर दिया जाता। एक बार कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बची हुई पूरी रकम नॉमिनी को दे दी जाती है। तो ये तत्काल मदद और फंड की सुरक्षा के बीच एक अच्छा संतुलन है। बिल्कुल। अंत में एक छोटा सा बदलाव है जो शायद ज्यादातर लोगों की नजर में ना आए। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट की जगह अब प्रत्येक व्यक्तिगत पेंशन खाता जैसे शब्दों पर जोर दिया जा रहा है। क्या यह सिर्फ नाम का बदलाव है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये खाता किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की निजी संपत्ति है। ये उसके स्वामित्व को मजबूत करता है। अच्छा। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए अहम है जिनके एक से ज्यादा एनपीएस खाते हैं, जैसे एक नौकरी से और एक खुद से खोला हो। हाँ, ये नया तरीका सुनिश्चित करता है कि हर खाते को एक अलग इकाई के रूप में देखा जाए, जिससे हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी ना हो और पारदर्शिता बढ़े। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटना हो तो एनपीएस के नए नियमों का सार यही है: ज्यादा लचीलापन, ज्यादा विकल्प और सब्सक्राइबर्स के हाथ में ज्यादा कंट्रोल। हाँ, ये बदलाव साफ तौर पर दिखाते हैं कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग का एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाला दौर खत्म हो रहा है। निश्चित रूप से, चाहे वो 85 साल तक निवेश करके अपने पैसे को और बढ़ाने की आजादी हो, या एसयूआर जैसा आधुनिक विकल्प, या फिर छोटी रकम वालों को पूरा पैसा निकालने की सुविधा, मकसद एक ही है। मकसद क्या है? सब्सक्राइबर्स को अपने रिटायरमेंट फंड का मालिक बनाना, ताकि वो अपनी जिंदगी के सबसे अहम वित्तीय फैसले अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ले सकें। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। ये सारे विकल्प और ये सारी आजादी सब्सक्राइबर को ताकत तो देती है, लेकिन क्या ये उन पर सही फैसला लेने की जिम्मेदारी और उलझन को भी नहीं बढ़ा देती? ये भी एक पहलू है। अब एक आम निवेशक को एसयूआर, एन्युटी और एकमुश्त निकासी के बीच अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प चुनने के लिए पहले से कहीं ज्यादा समझना और सोचना पड़ेगा। इस पर